और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। हम लोग पाटिल साहब का स्वागत करते हैं। आप हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आदित्य बिरला सनलाइन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के और बहुत ही लंबे समय से बाज़ार में इक्विटी साइड पर जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने सन 2021 में बहुत ज़बरदस्त पैसा बनते हुए देखा बाज़ार में। कुछ ऐसा लगने लगा अक्टूबर तक कि ये काम बहुत आसान है। उसके बाद काफ़ी बिकवाली हुई और अब हम लोग पायदान पर खड़े हैं सन 2022 के। क्या आपका आउटलुक है इक्विटीज़ के लिए? कहाँ पर ध्यान और रुझान तेज़ी में? नमस्कार सभी का और सुप्रभात। जैसे आपने बात की लास्ट ईयर मार्केट में पैसा कमाना काफी इजी था। उसका एक मुख्य कारण था कि जो लिक्विडिटी थी ग्लोबल वो जोर से मार्केट में आ रही थी, यहाँ पे भी और ग्लोबली भी, और इंटरेस्ट रेट्स एकदम बिल्कुल लो पे थे। जैसे हम 2022 में अभी कदम रख रहे हैं तो वो पॉलिसी स्टैंड जो ग्लोबली है वो थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है। वहां पे एक ट्रांजिशन है, राइट। जो लिक्विडिटी एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी मार्केट में थी वो धीरे धीरे अभी कम होती जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े ऊपर आएंगे। जैसे यूएस फेड की अपेक्षा है कि लगभग 2 रेट हाइक्स या 3 रेट हाइक्स ये कैलेंडर ईयर में हो सकते हैं। तो उसके कारण जो मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड सभी कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, कुछ स्टॉक विदाउट फंडामेंटल्स भी ऊपर जा रहे थे। आई थिंक वो उसमें शायद कुछ अंकुश आ जाएगा और मार्केट थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिशन लेगा स्टॉक्स में कि कौन से स्टॉक ऊपर जाएंगे। जो स्टॉक्स में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ है, विजिबिलिटी है, आई थिंक वही स्टॉक अभी ऊपर आएंगे। और हालांकि मार्केट की वैल्यूएशंस काफी थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से भी जो कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो कोविड के बाद अभी थोड़ी उभर के आ रही है, वो कंटिन्यू स्ट्रांग रहेंगी आगे जाके। और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है जो अभी भी धीरे से ऊपर आ रही है, इतनी ज्यादा तेजी नहीं पकड़ी है उसने, बट अगले 1-2 साल में उसमें भी काफी तेजी आएगी। और बाकी इंडिया में जो आईटी सेक्टर वगैरह जो है वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ आउटलुक है। एक्सपोर्ट्स भी इंडिया से स्पेशली केमिकल्स, टेक्सटाइल, चाइना प्लस वन पॉलिसीज के कारण काफी बढ़ रहे हैं। सब कुछ देखते हुए ऐसे लग रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो यहाँ से धीरे धीरे इंप्रूव होगी। और हालांकि थोड़ी लिक्विडिटी और इंटरेस्ट ऊपर आ जाएंगे, बट कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफी मात्रा में स्ट्रांग रहेगी। हमें उम्मीद है कि निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लगभग 15% रिटर्न नेक्स्ट 3 साल के लिए कैगर रिटर्न रहेगी, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है कंपेयर टू जो लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट है जो 12-13% उसके ऊपर है। तो इसके कारण मार्केट, हालांकि अभी ये साल में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ेगी अभी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मार्केट ट्रांजिशन फेज में है, लिक्विडिटी थोड़ी सक आउट हो रही है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, बट मार्केट जैसे अर्निंग ग्रोथ आएगी मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा और यहाँ से भी मार्केट में हमें अच्छे रिटर्न्स दिख रही है फॉर इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट 3 साल के मुकाबले। जी पाटिल साहब, पिछले 15 दिनों में या समझिए महीने भर में एक परेशानी वापस बाजार और ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय अर्थव्यवस्था झेलती हुई दिख रही है। वो है कोविड की 3rd वेव। वापसी आप देख रहे हैं इन्फेक्शंस में, वापसी आप देख रहे हैं ग्लोबली वेस्टर्न इकोनॉमीज में होती हुई इस परेशानी की और वायरस की। अक्सर ये कहा जाता है कि जब वही कारण दोबारा आता है तो बाजार ना गिरता है ना बढ़ता है, मतलब उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जैसे पहले किया था, जो आपने ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। तो ये ओमाइक्रॉन के चलती परेशानी को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती हुई दिख रही है जो ये ज़बरदस्त इक्विटी रैली डीरेल होती हुई दिखे? ये जो मार्केट है जहां से रैली चालू हुई लास्ट 1.5 साल से, दिस मार्केट इज बीन क्लाइंबिंग द वॉल ऑफ वरी, जो फेस बोलते हैं। मार्केट में कोई भी कंसर्न था लास्ट 1 साल में, मार्केट उसको डिस्काउंट करके ऊपर जाते जा रहा है। हालांकि ये साल में बिकॉज जैसे मैंने बात की कि लिक्विडिटी कम रहेगी तो कुछ नेगेटिव्स आएंगे मार्केट में, मार्केट थोड़ा करेक्शन कर सकता है उसके कारण।
बट ओमाइक्रॉन का जो स्केयर आप बोल रहे हैं, उसमें हालांकि नंबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और काफी बढ़ेंगी भी ये मंथ में, ऐसी लग रहा है अभी। बट एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो बहुत ही मात्रा में कम है। इसके कारण आई थिंक जो तनाव आई मीन हॉस्पिटल्स पे वगैरह जो पहले आया था प्रेशर, वो काफी मात्रा में कम होगा। और इसके कारण हमें लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट भारी मात्रा में कुछ लॉकडाउन्स वगैरह करेंगी। सो उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो काफी कम मात्रा में होगा, ऐसी उम्मीद दिख रही है। आपने जो अर्निंग्स की बात कही, पिछले 2-3 क्वार्टर्स को देखते हुए और इस क्वार्टर पर अगर आप बेट करना चाहें, वो कंपनियां जहां पर आप देखें टॉप लाइन बॉटम लाइन में आप सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखते हैं, डीलेवरेजिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं, इंटरेस्ट बर्डन उनके पे काफ़ी कम होगा, ऐसा कोई स्पेस, एक दो स्पेस जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें जहां पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हो इस क्वार्टरली अर्निंग्स को लेकर? सो अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लास्ट 1-1.5 साल से काफी अच्छी तरह से वहां पे गति है, तेजी है। और ग्लोबली जो कंपनीज डिजिटल में स्पेंड कर रही है, उस वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। कंपनीज को काफी मात्रा में वहां पे स्पेंड करनी चाहिए। और आईटी कंपनीज की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है अगले 2-3 साल के लिए। तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्टेडी ग्रोथ आउटलुक दिख रहा है, और ये क्वार्टर भी शायद अच्छा ही होगा। थोड़े मार्जिन प्रेशर्स दिख रहे हैं बट उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। उसके अलावा बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नतीजे काफी अच्छी तरह से आने की उम्मीद है। एक तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ जो वीक थी लास्ट ईयर, वो धीरे धीरे अभी इम्प्रूव हो रही है। स्पेशली रिटेल क्रेडिट ग्रोथ अभी बढ़ रही, जैसे कि नॉर्मलसी इकोनॉमी में आ रही है। और क्रेडिट कॉस्ट जो बड़ी मात्रा में बढ़ गया था लास्ट ईयर, वो अभी धीरे धीरे कम आ रहा है, जहाँ के जो एनपीएस है, कॉर्पोरेट एनपीएस, वो काफी नीचे आ गए हैं। बैंकों ने काफी प्रोविजनिंग की है पहले से ही, तो ज्यादा प्रोविजनिंग करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो बैंक्स के नतीजे हैं वो, स्पेशली जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसके काफी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। और अगले साल में भी बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां से काफी मात्रा में जो ग्रोथ आएगी निफ्टी में, बैंकिंग सेक्टर काफी मात्रा में उसको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है। उसके अलावा बाकी सेक्टर्स जैसे फार्मा सेक्टर है और इंडस्ट्रियल्स जो है, कैपिटल गुड सेक्टर, वहां पे भी धीरे धीरे कंपनीज की ऑर्डर बुक इंप्रूव होती जा रही है। और कंपनीज स्पेशली इंडस्ट्रियल साइड के जो रिलेटेड है, वहां पे हमें दिख रहा है कि लॉन्गर टर्म में भी काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, जैसे कि कैपेक्स, ओवरऑल कैपेक्स स्पेंड में इंप्रूवमेंट आएगी अगले 1-2 साल में। अच्छा सर, ये एग्जैक्टली एक और चीज़ है, मैं सीधा कैपिटल गुड्स और सीमेंट पे आऊँगा, वेरी क्लोजर टू बजट। इन दो स्पेस पे आपकी राय क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड में है कैपिटल गुड्स इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैंक विटनेस की हमने, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में हैं। सीमेंट में 1-2 महीनों के अगर आप देखें पॉज के बाद फिर कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं। आप कैपिटल गुड्स पे और सीमेंट पे एक टेक शेयर कीजिएगा प्लीज, इसमें कितना कॉन्फिडेंस है आपका? So capital goods sector depends on the investments, right? Picking up. So investments में अभी भी थोड़ा स्लो है, बट काफी कंपनीज देख रहे थे मेटल सेक्टर्स में अनाउंस किए कंपनीज ने कैपिटल ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्लान्स, टेक्सटाइल्स में, ऑटोज में, फार्मा में हमें धीरे धीरे कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स करती हुई दिखा दे रही है। और गवर्नमेंट की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जो फोकस है और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की जो पीएलआई स्कीम्स अनाउंस की है, उसमें भी काफी मात्रा में हमें लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल कैपेक्स जो है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, वो अगले 1-2 साल में पिकअप कर सकते हैं। उसका बेनिफिट कैपिटल गुड सेक्टर्स को मिलेगा ऑर्डर बुक में। सीमेंट सेक्टर में लास्ट 1-2 महीने से थोड़ी स्लो डाउन हुई है, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी वीक है। हालांकि प्रॉपर्टी सेक्टर अभी उभर के आ रहा है, तो उसमें पिकअप आनी चाहिए, बट थोड़ा रूरल साइड में डिमांड वीक थी। बट हमें दिख रहा है कि वो टेम्पररी फेज है। आगे जाके जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और रियल एस्टेट पिकअप होगा, तो सीमेंट
की डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ भी पिकअप हो सकती है वहां पे। हालांकि सीमेंट में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर भी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी ऊपर आ गए थे, फ्यूल कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट ऊपर आए थे, तो उसके कारण ये क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन प्रेशर सीमेंट में हो सकता है, बट सीमेंट का लॉन्ग टर्म आउटलुक हमें अच्छा दिख रहा है। पाटिल साहब, रियल एस्टेट पर ज़रा चर्चा और बढ़ाते हैं, क्योंकि इस सेक्टर को हम लोग लगभग समझिए 12-13 साल के एक बहुत ही बुरे फेज से अब उभरते हुए देख रहे हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर एक सेक्युलर रैली देख रहे हैं? क्या आपको रियल एस्टेट कंपनीज पसंद आती हैं, या यहाँ पर आप क्वाजी थीम खेल रहे हैं? पाइप कंपनीज, टाइल कंपनीज, रेजिन्स बनाने वाली कंपनीज, कहां पर आपका ज्यादा पोर्टफोलियो में रुझान रहेगा इस सेक्टर को लेते? रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे आपने कहा, सही कहा कि ये सेक्टर काफी ऑलमोस्ट 7 साल के बाद अभी उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, और उसके कारण कई है। एक तो इंटरेस्ट रेट्स आर एट अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 10-13 ईयर लो पे है। ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी जो गैप था वो अभी काफी कम हो गया है, बिकॉज रियल एस्टेट प्राइसेस, प्रॉपर्टी प्राइसेस लास्ट 5-6 साल से स्टेबल है और इनकम लेवल्स धीरे धीरे ऊपर आते जा रही है। और इस सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन हुआ है। जो बड़े बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, उनकी काफी वहां पे कंसोलिडेशन हो, उनका मार्केट शेयर अभी बढ़ गया है। काफी ऑर्गेनाइज प्लेयर सेक्टर में आ रहे हैं, और इस सेक्टर के लिए जो फंडिंग अवेलेबिलिटी का जो इशू था वो भी काफी मात्रा में अभी रिजॉल्व हुआ है, और फंडिंग कॉस्ट भी कम होगी, जैसे कि लार्ज डेवलपर्स इसमें कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो हमें दिख रहा है कि ओवरऑल अब्जॉर्प्शन ऑफ इन्वेंट्री जो सिस्टम में थी वो अभी काफी अब्जॉर्ब हो गई है, और नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो नॉर्मली रियल एस्टेट साइकिल 4-5 साल जब चलता है, तो यहाँ से अभी एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। सो काफी मात्रा में हमें सेक्टर पे बुलिश है, और ये सेक्टर में डायरेक्ट जो प्लेस है वहां पे काफी चुनिंदा कंपनी है जो अच्छी कंपनीज है और जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। सो वो कंपनीज जरूर हम देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है, जो ब्रांड है, जिनकी बड़ी ब्रांड है, वो दूसरे छोटे प्लेयर से टाई अप करके जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उनको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की, लैंड, पहले कुछ जमाने में लोग सब लैंड बैंक एक्वायर करते थे, राइट, और उसमें पैसा चला जाता था, लॉक होता था। अभी उसकी कुछ जरूरत ज्यादा है नहीं। सो बैलेंस शीट्स काफी इंप्रूव हो रही कंपनीज की। चलिए पाटिल साहब, आप लंबे अवधि से जुड़े हुए हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के साथ, और लगभग सन 2005 से यहाँ पर कार्यरत हैं। ओरिजिनल टेलीकॉम बुल्स में से आप एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दशक में सन 2002 से 2008-9 तक बहुत ज़बरदस्त पैसा अपने निवेशकों के लिए कमाया टेलीकॉम स्पेस में। बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग आपको जुड़ते हुए दिखे थे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अब जो सेक्टर है छट के रह गया है 3 प्लेयर्स के लिए। क्या एक सेक्युलर रैली अगले 4-5 साल के लिए आपको टेलीकॉम स्पेस में दोबारा आती हुई दिखती है? अब हम लोग बिना फोन के और बिना डेटा के जी नहीं सकते। आपकी बात सही है कि सेक्टर अभी काफी कंसोलिडेट हुआ है। हालांकि ये सेक्टर काफी पेन पीरियड में था लास्ट 3-4 साल में, जहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर थी। अभी पहली बार हमने देखे कि यहाँ पे टैरिफ इंक्रीजेस हुए हैं काफी लंबे अरसे के बाद, और यहाँ से लग रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ये सेक्टर की धीरे धीरे इंप्रूव होगी। यहाँ से अभी और स्कोप है कि टेलीकॉम टैरिफ्स के और ऊपर जा सकते हैं यहाँ से, बिकॉज अभी भी कंपनीज की जो ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल है वो काफी कम है। सो अगर उनको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो यहाँ से और टैरिफ इंक्रीज होने चाहिए, और लग रहा है कि अगले 1-2 साल में और टैरिफ बढ़ सकती है, जिसके कारण कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अच्छी हो सकती है। और ओवरऑल जैसे बात, इंडिया में वैसे पेनिट्रेशन लेवल तो काफी अच्छा है, बट ओवरऑल डेटा यूसेज काफी मात्रा में बढ़ रहा है। तो इसके कारण इवन अगर टैरिफ इंक्रीज भी नहीं होता है, पीपल वुड माइग्रेट अप, राइट। सो उसके कारण जो आरपू इंक्रीज है कंपनीज की, जो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई दिख रही है।
सो ये सेक्टर यहाँ से अभी लग रहा है कि स्टेडी परफॉर्मर रहेगा। हालांकि ये सेक्टर में ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं आ सकती है, बिकॉज ओवरऑल मोबाइल पेनिट्रेशन अभी काफी मात्रा में ऊपर है, बट जो ग्रोथ आएगी वो इधर टैरिफ इंक्रीज से आएगी, और जो कस्टमर्स अपग्रेड होंगे ऊपर हायर टैरिफ प्लान्स पे उसके कारण आ सकती है। और ये स्पेस में जो कंपनीज ट्रांसफॉर्म कर रही है कि खाली डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे बट वैल्यू एडेड सर्विसेज क्योंकि जो कस्टमर्स को ऑफर करके और रेवेन्यू बढ़ा सकती है, आई थिंक उनको वो कंपनीज काफी अच्छी और परफॉर्म कर सकती है सेक्टर में। बट आई थिंक ये सेक्टर अभी स्टेडी स्टेट में आ गया है, स्टेडी कंपाउंडिंग कर सकता है यहाँ से।